एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन से टेस्ट सीरीज निकला था उसमें 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं और ये 5वां सेट है। ये 5वां सेट है जिसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो देखिए इसमें जो है मौर्य वंश मौर्य वंश ये 322 से 385 ईस्वी तक है, 185 ईस्वी तक है। और जो गुप्त साम्राज्य को दिखाता है ये 319 से स्टार्ट होता है, ठीक है, बीसी, ये लोग बीसी में है। और मुगल वंश बोलेगा, मुगल वंश 1526 से बाबर, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत बोलेगा तो 1206 से ये कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और 1526 पे ख़त्म होगा। जहाँ पे मुगल वंश शुरू होगा वहीं पे दिल्ली सल्तनत का द एंड होगा। साथियों, तो इसका कालक्रम से जाइएगा तो सबसे पहले आ जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आ जाएगा मुगल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ, धूम मठ भारत के किस राज्य में? तो धूम मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। रूमटेक मठ बोलेगा, रूमटेक मठ, तो रूमटेक मठ सिक्किम में है साथियों, तो ये याद रखिएगा कि रूमटेक मठ सिक्किम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है ये फेडरल बैंक को दिया गया, फेडरल बैंक। पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का स्थापना होता है और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। पूछेगा यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन बने? आरबीआई के 25वें गवर्नर तो ये शक्तिकांत दास बने हैं साथियों, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अभी विश्वभूषण हरिचंदन। और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बोलेगा तो शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश का। और छगन भाई पटेल जो हैं ये एमपी के हैं, ये याद रखिएगा। कंभमपति हरिबाबू ये मिजोरम के हैं, कंभमपति हरिबाबू बोलेगा तो मिजोरम के हैं, इनको भी याद रखिएगा। फिर फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये 29 नवंबर 2023 को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष चला है। इजराइल की राजधानी पूछेगा तो जेरूसलम, इजराइल की राजधानी। करेंसी है इसका न्यूज़ शकेल इसका करेंसी है इजराइल का। और इजराइल का ही मोसाद गुप्तचर संस्था है, मोसाद बोलेगा तो ये गुप्तचर संस्था है, याद रखिएगा। फिर है आपका 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीयों राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो ये बंगाल को माना जाता था, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बंगाल में ही हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद का पूछेगा कि शुरुआत कहाँ से हुआ है? राष्ट्रभावना, राष्ट्रवाद, तो ये बंगाल से ही माना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आधी महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना का हिस्सा नहीं था फ्रांस गोंडवाना का हिस्सा नहीं था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र क्या है? तो नेत्र क्या है? तो मानव रहित एक विमान है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान तो ये बुनाई के लिए दिया जाता है। कबीर का जन्म बोलेगा तो वाराणसी में, इनके गुरु बोलेगा तो रामानंद, इनके गुरु का नाम था कबीर का रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा। इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2 आदमी को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इनको मिला है। पूछेगा अर्जुन अवार्ड
खेल रत्न अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 से शुरू हुआ। कुछ दिन पहले तक इसका नाम था राजीव गांधी रत्न अवार्ड। ये 1991-92 से इसका शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार बोलेगा तो 26 लोगों को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को, और इसका शुरुआत बोलेगा तो 1961 से। इसमें एक क्रिकेटर को मिला है जिनका नाम काफ़ी प्रचलित है, MD शमी, मोहम्मद शमी, याद रखिएगा, एक क्रिकेटर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। किसके बीच? तो याद रखिएगा कि विनवैक्स जो होता है ये वियतनाम के बीच। वियतनाम की राजधानी बोलेगा तो हनोई इसकी राजधानी है और डांग इसकी मुद्रा है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी सूडान की राजधानी है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी बोलेगा तो जूबा इसकी राजधानी हो जाएगा। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है, याद रखिए। खो खो में हमारा 9 है, खो खो बोलेगा तो 9, खो खो में 9। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इस सब में 11 है। फिर 5 है बास्केटबॉल में, 5 है बास्केटबॉल में, इसको भी ध्यान में रखना, 5 है बास्केटबॉल में। ये जो दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा हुई, ये भी याद रखिएगा। फिर है आपका बोलेगा कि यूएनओ का 193वां मेंबर जो है, यूएनओ का 193वां मेंबर ये दक्षिणी सूडान ही है, 193वां मेंबर, याद रखिएगा। यूएनओ का स्थापना बोलेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे रिलेटेड है? सुंगलू समिति जो है राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से रिलेटेड है, राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से। फिर है स्वामीनाथन समिति ये जनसंख्या नीति से रिलेटेड है, जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। फिर है सत्यम समिति ये वस्त्र से रिलेटेड है, वस्त्र नीति है सत्यम समिति, इसको भी ध्यान में रखना। एक है आपका मल्होत्रा कमेटी जो बीमा क्षेत्रों के सुधार से रिलेटेड है, मल्होत्रा कमेटी को भी ध्यान में रखना, बीमा क्षेत्रों के सुधार से रिलेटेड है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड तो ये REC लिमिटेड को मिला है, याद रखिएगा। REC 31 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है, गोवा में है। और DPSC नीति निर्देशक तत्व में अनुसरणीय कुछ तत्व ये आर्टिकल 39 में है। DPSP बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व को, हमारे आयरलैंड से लिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण बोलेगा तो आर्टिकल 50 में, और ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है इस आर्टिकल 40 में है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामायण के निर्माता थे रामानंद सागर। रामायण के वाल्मीकि के द्वारा रचित है, ये भी याद रखिएगा। विश्व के 2 बड़े महाकाव्यों में से एक है। महाभारत भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है, इनको वेद व्यास द्वारा रचना किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। इसमें कल बताए थे कि इसमें 18 पर्व होते हैं, पर्व का मतलब अध्याय होता है, तो 18 पर्व ध्यान में रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है बैल प्रधान है? तो बैल जो प्रधान है रामपुरवा में, रामपुरवा हमारा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है इसमें मोर का स्तंभ लेख है, इसमें मोर का चित्र उत्कीर्ण है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जापान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर नेक्स्ट है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वाइसराय कौन था? मतलब 1912 में पूछ रहा है कि वाइसराय कौन था। 1912 में ही राजधानी बनी थी दिल्ली, तो 1912 में जो वाइसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनानी रोमन कला जो है
गंधार में स्थान प्राप्त हुआ, गंधार से मिला है, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दिया गया है? देखिए, राजगीर को विश्व विरासत के द्वारा अभी तक मान्यता नहीं मिला है। फतेहपुर सीकरी को मिल चुका है 1986 में, और एलोरा अजंता को भी मिल चुका है 1983 में, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। 84 वर्ष यूरेनस में ही मीथेन का छल्ला पाया गया है, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पृथ्वी घूमता है ये वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन सौरमंडल के 2 ग्रह ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। एक है शुक्र और एक है अरुण, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, ये भी याद रखिए। फिर बोलेगा कुंडा जलप्रपात कहाँ है? कुंडा जलप्रपात, तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में है कुंडा जलप्रपात, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कुंडा जलप्रपात तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था 1983-84 में, शून्य आधारित बजट। लेकिन बोले जेंडर बजट की शुरुआत कब की गई थी? जेंडर बजट, तो जेंडर बजट की जो शुरुआत किया गया था ये हमारा 2005-06 में। बजट का उल्लेख हमारे आर्टिकल में नहीं है, बजट के लिए हमारे आर्टिकल अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, आर्टिकल 112 में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास था, दूसरा का औद्योगिकरण था, याद रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा बोलेगा तो पीसी महालनबिस, और तीसरा बोलेगा तो सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, और चौथा बोलेगा तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, है। फिर 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जो जन्म हुआ था वाराणसी में इनको जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई को एक और नाम था जिसके पर अभी मूवी में निकला है, मणिकर्णिका। इनको हीरोज एक टैगलाइन दिया था कि भारतीय विद्रोहियों में एकलौती सोई हुई मर्द है, हीरोज के द्वारा इनको मर्द का टैगलाइन दिया गया था। इनका विवाह जो हुआ था लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे, गांधी जी के गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्रिका जो है गोपाल कृष्ण गोखले का ही है, सुधारक। फिर गोपाल कृष्ण गोखले का भी गुरु पूछेगा तो महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु हुए, गोपाल कृष्ण गोखले का। कहें तो गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे। ये वोमेश चंद्र बनर्जी जो देख रहे हैं ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885। फिर लाल बाल और लाला लाजपत राय छूट गए हैं, ये तीनों गरम दल के नेता थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है? कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? शून्य भूखमरी ये भी सही है, और जलवायु कार्यवाही एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ये भी सही है। जल के नीचे जीवन, ये भी सही है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई बोलेगा तो 22 अक्टूबर 1764। ये ब्रिटिश एक तरफ था, एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ त्रिगुट सेना, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था बक्सर की लड़ाई। त्रिगुट सेना में था मीर कासिम पहला, मीर कासिम जो था ये बंगाल का नवाब था। फिर शाह आलम द्वितीय बोलेगा, शाह आलम द्वितीय दूसरा, ये मुगल का था। और एक था अवध की ओर से सुजाऊ दौला बोलेगा तो ये अवध की ओर से था, याद रखिएगा।
तो यहीं त्रिगुट सेना और ब्रिटिश के बीच में बक्सर की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि, बक्सर की लड़ाई के बाद जस्ट इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ये 2 संधि हुआ था इसमें, एक 12 अगस्त को 1765 और एक 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 के बीच और 16 अगस्त 1765 के बीच एक तरफ से था क्लाइव और 12 अगस्त को मिलेगा आपको शाह आलम द्वितीय और 16 अगस्त को मिलेगा आपको अवध के नवाब शुजाऊ दौला। तो ये दोनों संधि को भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 क्लाइव और शुजाऊ दौला के बीच में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उसी तरह से थिम्पू भूटान की राजधानी हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि थिम्पू भूटान की राजधानी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो मसालों के लिए उर्वर क्षेत्र बोलेगा तो ये केरला हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो नागरिकता का प्रावधान जो लागू हुआ था ये आपका 1949 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हो गया था। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार लग चुका है, एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह टर्म लाया गया था आपातकाल के लिए, सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पे, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर बोलेगा अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 3 स्तर पर हमारा पंचायती राज का गठन हुआ था, एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर पे बोलेगा तो पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे बोलेगा तो जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद। बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? चीन में गृह युद्ध का शुरुआत बोलेगा तो 1928 में हुआ था। या बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है ये बांग्ला है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी बोलेगा तो ढाका और मुद्रा बोलेगा तो टका। एक ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में, इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और जब गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, जब गंगा से आके मिल के आती है इसकी संयुक्त धारा तो वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। फिर प्राचीन ब्राह्मील, फिर बेलारूस की राजधानी कौन सी है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मिन्स्क। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, यहीं पे बताए थे COP 29 का आयोजन होने वाला है। नाटो का मुख्यालय बोलेगा तो ब्रुसेल्स में है, नाटो की स्थापना बोलेगा तो 4 अप्रैल 1949, ध्यान रखिएगा। फिर प्राचीन ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा है, 1837 ईस्वी। लेकिन शिलालेखों की खोज पूछा है किसने किया था? तो 1750 में टी पैंथलर, ये भी याद रखिएगा, टी पैंथलर के द्वारा शिलालेखों का खोज किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत, इससे पहले इसमें और भी क्वेश्चन है। भगवत गीता का पूछेगा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बताए थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। एक है मैक्स मुलर, तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये इन्हीं की पुस्तक है, मैक्स मुलर की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर होता है, ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। ये आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत में एक गांधीवादी दर्शन को दर्शाता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लगाया गया था, ये भी ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये डेट है, डेट को मिलाना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलेगा तो 1992। अन्नपूर्णा योजना 2000 में कई बार बताया। काम के बदलो अनाज कार्यक्रम 1977। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलेगा तो ये भी 1997, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये है आर्टिकल 243 का आई में, राज्य वित्त आयोग का चर्चा है आई एंड बाई, ये दोनों में राज्य वित्त आयोग का चर्चा है, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ मिलान करें। स्थानांतरित कृषि एक काट एवं दाह कृषि से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो दहिया जो है, दहिया ये मध्य प्रदेश का है, दहिया मध्य प्रदेश का। कुरुबा बोलेगा कुरुबा तो ये झारखंड का है, और बरिंगा बोलेगा बरिंगा ये उड़ीसा का है, और पेंडा बोलेगा तो ये आंध्र प्रदेश का है, पेंडा आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी महल, मृगनयनी महल कहाँ है। तो ये ग्वालियर में है मृगनयनी महल, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 शब्दों में से जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उसकी चयन करें। तो देखिए महाराष्ट्र मुंबई, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है, गुजरात की राजधानी बोलेगा तो गांधीनगर होता है, याद रखिएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री जनधन योजना बोलेगा पीएम जनधन योजना, PMJDY, ये बोलेगा तो 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया एक आया था, मेक इन इंडिया, ये बोलेगा तो 25 सितंबर 2014, इसको भी याद रखिएगा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। फिर एक आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी से रिलेटेड, ये 22 जनवरी 2015 को आया था, याद रखिएगा। एक आया था स्टैंड अप इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया बोलेगा स्टैंड अप इंडिया, तो ये 16 जनवरी 2016, ये भी ध्यान में रखिए। 4 डेट बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्टैंड अप इंडिया 16 जनवरी 2016, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। मथुरी जो लोक नृत्य है तेलंगाना का है, तेलंगाना का, याद रखिए। फिर संसद की प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति एक प्रकार का अस्थाई समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन बोला जाता है लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सत्यमंगलम बोलेगा तो ये तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। पक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के। कमलांग बोलेगा तो कमलांग भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। डम्फा ये मिजोरम में है, याद रखिएगा। बिहार का तो जानते ही हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी, ये 2695 मीटर के हाइट पर है, याद रखिएगा। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, याद रखिएगा। फिर पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष स्टार्ट हुआ। कोया विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था ये 1879-80 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो ये याद रखिएगा बीटी कपास, बीटी का पूरा नाम होता है बीटी का बैसिलस थ्यूरिनजीनेसिस, जीनेसिस, याद रखिएगा। बीटी का पूरा नाम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु क्या है। हिमांक मतलब जमना, 273.15 केल्विन, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड
या 273.15 केल्विन। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क इनमें से कौन सा नहीं है? तो डीवीडी जो है मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था? तो F.E. फ्रिज के द्वारा किया गया था, याद रखिए। पिगमेंट के आधार पर शैवाल को कई भागों में बांटा गया है। जैसे लाल शैवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी, भूरा शैवाल को बोलते हैं फियोफाइसी और हरा शैवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है क्या है? तो संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये ध्यान रखिएगा, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। फॉलिक एसिड B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन H का होता है बायोटिन रासायनिक नाम, याद रखिएगा। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सीसा, ये तीनों के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी से बना है, एक कैसा शब्द है? तो ये यूनानी शब्द है, याद रखिएगा। यूनानी शब्द है, याद रखिएगा। स्वार्थिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा, स्वार्थिक अस्थाई तो ये महासागर हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र का खोज बोलेगा तो टेंसले के द्वारा। इकोलॉजी शब्द दिया था हेकेल, इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नस्ट हेकेल। कुछ इससे रिलेटेड केंद्र का भी स्थापना हुआ है, जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बोलेगा तो बेंगलुरु में स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी शिक्षा केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र बोलेगा तो ये अहमदाबाद में है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। और एक है सलीम अली पक्षी विज्ञान और संस्कृति केंद्र, ये कोयम्बटूर में है। तीनों याद रखिए, बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो चिकन पॉक्स जो है विषाणु से होता है, चिकन पॉक्स। हाइजा टाइफाइड सब जीवाणु से होता है, टेपेडिक टीबी। हाइजा होता है विवेरियो कॉलरी, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी और टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए कुछ परीक्षण टेस्ट भी बता रहे हैं, जैसे टीबी का परीक्षण टेस्ट है मॉन्टेक्स परीक्षण टीबी के लिए। एक होता है बिडाल टेस्ट, ये टाइफाइड के लिए, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। एक होता है डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट और डिप्थीरिया के लिए, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर। देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ये तीनों क्राइटेरिया को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो जड़त्व है उसकी गति में अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, ये याद रखिएगा। जड़त्व न्यूटन गति का प्रथम नियम के परिभाषा से मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का जो हार्ट रोट होता है ये खनिज के कमी के कारण ही होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। फिर बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो बल्ब में 3400 सेंटीग्रेड फिलामेंट का गलनांक होता है, ये भी याद रखिएगा, 3422 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है मछली में पाया जाता है। मगरमच्छ में बोलेगा तो 4 है, पक्षी में 4 है, उभयचर में 3 होगा, सरीसृप में भी 3 होगा, ये भी याद रखिएगा। स्तनधारी में 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो ये बदलता है एक्सॉन के छोर पे बदलता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई बोलेगा तो न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनाने में शामिल होता है, ये सही है। गोल्जी बॉडी जो होता है लाइसोसोम के बनाने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं अम्लवक में DNA होते हैं, इसीलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है,
ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ये भी सही है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर कोशिका द्रव को प्रद्रव भी कहा जाता है, तो ये गलत है। कोशिका द्रव को प्रद्रव नहीं कहा जाता है, कोशिका द्रव को प्रद्रव नहीं कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है। तो ऑक्सीजन के भारों का अनुपात बोलेगा तो 3:1, 3:1। देखिए इसमें ऑक्सीजन 3 और इसमें 1, तो 3:1। ये डायरेक्टली भी निकल जा रहा है। ऊपर से अगर इनसे परमाणु संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 24:8, तो ये भी कट के आएगा, तो 3:1 याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए कार्डेटा, सभी कार्डेटा जो होता है, सभी रज्जुकु होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। इसमें मेरुदंड होता है, ये सही है। ये कोलमेट होते हैं, ये भी सही है। ये पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं, ये भी सही है, याद रखिएगा। कार्डेटा बोलेगा तो कार्डेटा में कशेरुकी इसको बोलते हैं हिंदी में, तो कशेरुकी में बोलेगा तो फिशेस आएगा। फिशेस मतलब मत्स्य। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस उभयचर, रेप्टाइल्स सरीसृप, बर्ड्स पक्षी, मैमल्स स्तनधारी, ये सभी प्राणी जो हैं कशेरुकी श्रेणी में आते हैं, कशेरुकी श्रेणी में। नॉन कार्डेटा में भी बहुत सारा आता है, जैसे प्रोटोजोआ आप नाम सुने होंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, आइकाइंडर्मेटा, ये आते हैं सारे के सारे अकशेरुकी में, ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों के पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। खिंचाव उत्पन्न होने लगता है किसके कारण। तो ये पायरोबिट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ऐसा होता है, पायरोबिट का लैक्टिक अम्ल में बदलने, और यही मांसपेशियों के अंदर जम जाते हैं जिसके कारण से उनको दर्द का अनुभूति होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा एरियोलर टिश्यू, याद रखिएगा, गर्तिका ऊतक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का क्या काम है। नियंत्रण रॉड, देखिए मंदक होता है परमाणु रिएक्टर में, मंदक। तो मंदक जो होगा ग्रेफाइट और भारी जल, ग्रेफाइट और भारी जल मंदक होता है। कंट्रोलर का काम करता है कैडमियम की छड़, और शीतलक का काम करता है O2 या CO2, ये सब शीतलक है, या N2, ये सब शीतलक है हमारा, याद रखिएगा। तो फिर इसमें आंसर क्या होगा, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का क्या काम है। तो विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार के तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है इसका काम। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ये सही है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को ये अवशोषित करने का काम ही है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का, याद रखिएगा। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा। तो यह गोला क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन गवाएगा, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी ऊतक कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका ज्वाला सेल यानी कि फ्लेम कोशिका, याद रखिएगा। ज्वाला सेल या फ्लेम कोशिका इसका सही आंसर है। फिर बोलेगा कि फ्लेम सेल प्लेटी उत्सर्जी अंग है प्लेटीहेल्मिन्थस का, एस्केहेल्मिन्थस का बोलेगा, एस्केहेल्मिन्थस का। तो एस्केहेल्मिन्थस का उत्सर्जी अंग है रेनेट सेल, रेनेट सेल एस्केहेल्मिन्थस का। फिर बोलेगा एनिलीडा का क्या है, एनिलीडा का नेफ्रेडिया है, नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया एनिलीडा का है, ये भी याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा का कई बार पूछा गया है, मेलपिथियन नलिका, मेलपिथियन नलिका ऑर्थोपोडा का है, मेलपिथियन नलिका ऑर्थोपोडा का है। देखिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी थैंक यू सबको।